जिसमें क्या किया गया है, टेकन थिंग्स और डूइंग एक्टिविटी। रिक्वायर्ड मटेरियल कौन कौन सा चीज है, पिचकारी है, पिचकारी ले लीजिए या सिरिंज ले लीजिए, सिरिंज सुई जो देने वाला होता है, और एक पाइप लीजिए, जैसे पेप्सी वगैरह पीते हैं ना पाइप से, या फ्रूटी वगैरह, वो पाइप लीजिए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, और टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लीजिए। 2 टेस्ट ट्यूब लिया। हाउ मेनी टेस्ट ट्यूब विल यू टेक? तो हम और उस टेस्ट ट्यूब में क्या रखना है हम लोगों को, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, पुराना लाइम वाटर नहीं, है ना। जैसा कि केमिस्ट्री की जानकारी से आपको पता होगा कि व्हेन यू ब्लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर देन इट बिकम मिल्की व्हाइट, है ना। और सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, मिल्की व्हाइट हो जाता है। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaOH होल ट्वाइस लाइम वाटर है, प्लस CO2 ले लेते हैं, क्या बनता है CaCO3, और क्या निकलेगा H2। यही रिएक्शन होता है आपको व्हाइट वॉशिंग जो करते हैं दीवार पर, यही रिएक्शन होता है ना। लाइम वाटर को ही ना चढ़ाते हैं दीवार पर, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है। तो अभी तो वहाँ चलेंगे तो इस रिएक्शन के विषय में हम विशेष बात करेंगे। तो 2 टेस्ट ट्यूब लिया, दोनों में क्या किया हमने, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, यानी सॉल्यूशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस, इसमें भी CaOH होल ट्वाइस ले लें, है ना। इतना काम करने के बाद अब पेप्सी वाले पाइप से, है ना, पेप्सी वाला पाइप से या फ्रूटी पीने वाला पाइप का एक ईंट इसमें डुबा देंगे, स्पेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में, इधर से अपने माउथ से एयर ब्लो करेंगे, है ना। क्या करेंगे, एयर को इसमें ब्लो करेंगे, है ना, ब्लो करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, यहाँ भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है, इसमें सिरिंज जो सुई देने वाला डॉक्टर लोग यूज करता है ना, सिरिंज का कुछ पार्ट इसमें हम ऐसे डुबा देंगे, और ये पार्ट देखिए सिरिंज में ऐसे पतला हो जाता है ना। और इधर से इसमें पिस्टन लगा देंगे, सिरिंज में पिस्टन होता है ना, ऐसे दबाने के लिए पिस्टन फिटेड है ये सिरिंज। अब क्या करो, ये पिस्टन इसमें लगा हुआ है ऐसे। अब क्या करेंगे, एयर को ब्लो करेंगे माउथ से, इसके सहारे, है ना। और टाइम नोट करेंगे कि माउथ से जो एयर ब्लो किया तो कितना देर में, कितना टाइम लगा इसको मिल्की व्हाइट होने में, और इससे इस विधि में कितना टाइम लगा, है ना। तो आप निसंदेह पाएंगे कि इसमें लॉन्गर टाइम एक्सपेंड होगा और इसमें जल्दी हो जाता है, यानी एयर ब्लोन थ्रू आवर माउथ टर्न्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर मिल्की इन लेसर टाइम एज कंपेयर टू द एयर ब्लोन, यानी एयर टेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, है ना, यानी जो एयर एटमॉस्फेयर से लेकर उस लाइम वाटर से फ्लो कराते हैं तो उसमें लंबा टाइम लगता है, इसमें लेसर टाइम लगा। इससे क्या सिद्ध होता है, what is the conclusion of this activity? The conclusion of this activity is exhaled air has greater percentage of carbon dioxide as compared to the percentage of carbon dioxide in free air, atmospheric air, है ना। अब देखो, इससे 2 बातें, ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर को हम फिलअप करते हैं लंग्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर को बाहर निकालते हैं। इसका मतलब यह नहीं समझना है कि एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है ना।
या इनहेल्ड एयर में सिर्फ ऑक्सीजन रहता है, ऐसा नहीं है। पूरा एटमॉस्फेरिक एयर में जो उसका कंपोजिशन है सब के सब हमारे लंग्स में जाता है, लेकिन हमारे ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड से यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है। इसलिए जो एल्वियोलाई लंग्स में जो एल्वियोलाई है, जो गैसेस एक्सचेंज का साइट है हमारे लंग्स का, लंग्स में कौन सा पार्ट है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, वो है एल्वियोलाई, है ना। वेरी थिन वॉल होता है, मॉइस्ट होता है, जिसके कारण आसानी से ब्लड और एल्वियोलर सैक में जो एयर है उसके बीच गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए वह साइट, मैंने कहने का मतलब कि ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है कहाँ, ब्लड में, और ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और पूरे बॉडी से जो ब्लड आता है लंग्स में इम्प्योर होगा, है ना, उसके प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा और एल्वियोलर सैक में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम, तो मटेरियल हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आता है, तो प्लाज्मा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलर सैक में आ जाता है। और जब ऑक्सीजन प्रवेश करना है तो उस समय भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देख सकते हैं आप। एल्वियोलर सैक has greater, the air present in alveolar sac has greater percentage of oxygen as compared to the blood. So oxygen always move towards the blood from alveolar sac. alveolar sac से उधर जाता है, यानी इस प्रकार गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि टोटल जो ऑक्सीजन भरे हुए हैं लंग्स में सब के सब उसमें चला गया, है ना, बात समझे। नाइट्रोजन भी, यानी इसमें पार्शियली ये हमेशा चलता रहता है ना। एक बात और आप जान लीजिए, जो हवा आप लेते हैं, भरते हैं इसमें, टोटल हवा भरते हैं, जितना हवा आपने भरा इसमें, तो जब एक्सहेल करते हैं तो समूचा हवा नहीं बाहर निकल जाता है, उसमें हवा लंग्स में मौजूद रहता है। टाइम चाहिए ना इस प्रोसेस के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए, सिंपल डिफ्यूजन से ये हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मुंह से फूके और निकल गया हवा, और ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर एक्सचेंज के लिए टाइम किलिंग चाहिए, तो टाइम के लिए कुछ कैपेसिटी बची रह जाती है, हवा का कुछ भाग वहाँ पर बचा रहता है, ताकि एनफ टाइम मिल सके गैसियस एक्सचेंज के लिए। यानी कहने का मतलब यहाँ से ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का कंसेप्ट हमको मिला, है ना, इसमें इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। यानी कहने का मतलब इनहेलिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स, है ना। लंग्स में ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर को भरने की प्रक्रिया को इनहेलेशन बोलते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर को थ्रोन आउट करने की प्रक्रिया तो क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर फ्रॉम द लंग्स इज नोन एज एक्सहेलेशन। और एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों मिलकर ब्रीदिंग बनाता है। यानी ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हमारे पास है, ए फिलिंग ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर इनटू द लंग्स, थ्रोइंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर फ्रॉम द लंग्स। ये दिस प्रोसेस टुगेदर कॉल्ड ब्रीदिंग। यह एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रीदिंग का क्या दूसरा नाम है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब देखो, एक और एक्टिविटी करने के लिए कहा है। दूसरी एक्टिविटी हमारे पास है, वो कहता है कि आप किसी टेस्ट ट्यूब में शुगर सॉल्यूशन लीजिए, किसी टेस्ट ट्यूब में शुगर सॉल्यूशन लीजिए। इसमें क्या लिया आपने, बोलिए, शुगर सॉल्यूशन। और एक ग्लास की नली लीजिए, नहीं, पहले इस माउथ को कॉर्क के सहारे क्लोज कर, कॉर्क के सहारे इसको क्लोज कर दिया। इसमें शुगर सॉल्यूशन लेकर इसके बीच में कॉर्क में छोटा सा छिद्र है, इससे एक पाइप इंसर्ट कर दीजिए कांच की, और इस पाइप को किसी कंटेनर में
एक कंटेनर है यहाँ पर कोई वॉच ग्लास का बना हुआ, और इसमें लाइम वाटर ले लीजिए। इसमें क्या है? लाइम वाटर। लाइम वाटर ले लिया। ये शुगर सॉल्यूशन में ईस्ट पाउडर मिला दिया है। ईस्ट जो कि एक फंगस है ना? ईस्ट एक फंगस है। कुछ देर के बाद आप देखेंगे, इसमें भी टाइम नोट करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, देखो यह माउथ भी इसमें डूबा हुआ है, इधर से सील है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन कहीं से मिल रहा है? बाहर से नहीं। यहाँ पर इसमें जो ईस्ट है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, इसमें रेस्पिरेशन तो होगा ही होगा। अगर जिंदा रहना है तो रेस्पिरेशन होना चाहिए, तभी एनर्जी मिलेगी जीवित रहने के लिए। अब कुछ देर के बाद यहाँ देखेंगे कि यह मिल्की व्हाइट हो गया लाइम वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर मिल्की व्हाइट होगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। आया देखो, माउथ से जो ब्लो किए, पहले माउथ से ब्लो किए उसमें सबसे कम टाइम लगेगा, उसके बाद एयर वाला में टाइम लगेगा। अब सबसे कम टाइम किसमें लगेगा? सबसे ज़्यादा टाइम किसमें लगेगा? इसमें। ये यहाँ जो रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आया और मिल्की व्हाइट हुआ, यहाँ जो रेस्पिरेशन हो रहा है वह एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। यानी यह एक्टिविटी पहले और दूसरे एक्टिविटी से सिद्ध हुआ कि रेस्पिरेशन कैन अकर्स, यानी रेस्पिरेशन अकर्स इन टू वेज, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दो प्रकार के रेस्पिरेशन हम लोगों को पढ़ना है। दो प्रकार का रेस्पिरेशन कौन कौन सा? एरोबिक और एनारोबिक। इस एक्टिविटी से ही हम इसको लाए। एक बार देखिए, पहले हम माउथ से हवा भरे थे और उसको छोड़े, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला था, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होता है उसको एरोबिक, और जो ऑक्सीजन की एनारोबिक ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोबिक और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एब्सेंस में जो होता है उसको एनारोबिक, है ना। तो अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन का अब जो प्रक्रिया शुरू होने वाला है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, एक तो ब्रीदिंग के विषय में हमने यहाँ पर बताया, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। वहाँ पर यह भी बताया कि कैसे एक्सचेंज होता है। मान लो एक्सचेंज के विषय में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मान लो कि ये ट्रैकिया है ना, या ट्रैकिया ये ब्रोंकस में बढ़ता है दो भाग में ऐसे, एक लेफ्ट लंग्स में चला जाता है, एक राइट लंग्स में चला जाता है। अब यहाँ से ऐसे लंग्स है, लंग्स में यह ब्रोंकस ब्रांच में बढ़ता जाता है, इसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, है ना। इस तरीके से ब्रांचिंग होता चला जाता है। और जिस प्रकार अंगूर का गुच्छा में मेन ऐसे होता है, उस पर ऐसे लगा रहता है, ठीक उसी तरीके से एल्वियोलर साइट होता है। तो लंग्स का ये एल्वियोलर साइट है, इसमें एयर है, और इसके चारों ओर ये देखो ब्लड कैपिलरी, ऐसे रिचली सप्लाइड ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी है, ये जो डबल लाइन ट्यूब जैसा बना है। ब्लड कैपिलरी में ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा है, और आरबीसी, हमको इसी पर बात करना है। ऐसे तो बहुत सारा चिन्ह होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन देखो इस एयर में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, और ब्लड में प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। बात समझे? तो ब्लड प्लाज्मा से कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड प्लाज्मा से क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलर साइट में आएगा, है ना। और ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन एल्वियोलर साइट में ज़्यादा है, तो ये आरबीसी के हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा जाकर। इस प्रकार गैसियस एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होता है ना। और ये ब्लड से पूरे शरीर को बांट दिया जाता है। चला गया यहाँ से। अब जो पढ़ेंगे हम वह इंटरनल रेस्पिरेशन के विषय में पढ़ेंगे। एरोबिक और एनारोबिक की बात जो कर रहे हैं वह कैसा है? इंटरनल। अभी तक तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ना, इसके बाद कौन रेस्पिरेशन? इंटरनल। इंटरनल रेस्पिरेशन मीन्स सेलुलर रेस्पिरेशन।